एनसीईआरटी 11th क्लास आर्ट एंड कल्चर की हम चर्चा कर रहे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम मॉडर्न आर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले भी जो हमारे लेक्चर नंबर 1 और 2 रहे हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि जो 11वीं की किताब है ये यूपीएससी की लाडली है। तो आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, आर्ट ऑफ मॉडर्न पीरियड। अब मॉडर्न पीरियड की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम शुरू करने वाले हैं 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से। 4th सेंचुरी आते आते तक यहां पर आप देखेंगे मॉडर्न्स का अच्छा खासा पकड़ बन जाती है, होल्डिंग बन जाती है जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसमें। ओवरव्यू में अगर हम बात करें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, हम मॉडर्न पीरियड की चर्चा करेंगे। हम मॉडर्न पीरियड में जो पिलर्स थे, स्कल्पचर्स हैं, रॉक कटिंग आर्किटेक्चर है, उसकी बात होगी। हमने जो इंडिपेंडेंस के बाद नेशनल एम्बलम लिया है वो कहां से लिया है और वो किस प्रकार का है उसकी बात होगी। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है इसकी चर्चा होगी। यक्ष यक्षिणियों के बारे में हम देखेंगे, सवाल आते हैं इस चैप्टर से, इसलिए बहुत ध्यान देना है हमें इस चीज पे। हम बुद्धा के जो रिलिक्स हैं उनको स्तूप के फॉर्म में रखा जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। अब स्तूप, विहार और चैत्य ये तीनों क्या चीजें हैं, इनमें क्या फर्क होता है उसकी चर्चा होगी। लायन कैपिटल जो सारनाथ में है उसकी कुछ निटिग्रिटीज को, उसकी बारीकियों को जानने का प्रयास करेंगे। और दीदारगंज में एक यक्षिणी का स्कल्पचर मिलता है, उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप देख लीजिए मौर्यन एम्पायर की हदें। साउथ में देखें आप ब्रह्मगिरी, ये इंपॉर्टेंट जगह है जितनी भी मैं बता रहा हूं। मैपिंग में मैच द कॉलम में ये चीज आ जाती तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना है। यहां पर देखिए लंपका, एक्सट्रीम वेस्टर्न बॉर्डर्स यहां पर आ जाएंगे। यहां पर ये कांधार, यहां पर आप देखिए ईस्ट में लौरिया, अराराच, पाटलिपुत्र, इस तरीके से सारी जगहों को आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को पॉज करें और इस मैप में जितनी भी इंपॉर्टेंट जगह हैं, उज्जैनी की बात करें, तक्षशिला की बात करें या फिर सारनाथ की बात करें, लुम्बिनी, कौशांबी, ये सारी जितनी भी जगह हैं, सांची, इन सबको आपको एक नजर करना है। ये आपका काम है। तो आज हम शुरू करें हमारा डिस्कशन। जब 6th सेंचुरी शुरू हुई उस समय पर दो इंपॉर्टेंट रिलीजन्स आए जो कि वैदिक सिस्टम को या जो वेदास की जो अथॉरिटी है उसको नहीं मानते थे। वो दो रिलीजन कौन कौन से थे? बुद्धिज्म और जैनिज्म। उसके साथ में और भी ट्रेडिशंस आए, लेकिन स्पेसिफिकली हम फोकस बुद्धिज्म और जैनिज्म पे करेंगे। और ये जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है वो इसीलिए आ रहे थे क्योंकि जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है उसमें बहुत सारे इश्यूज आ गए थे, जैसे वर्ण या जाति के फॉर्म में। वहां पर टचेबल्स, अनटचेबल्स आ गए, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ गए, बहुत सारी प्रैक्टिसेस आ गई और कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स आ गए। और उसी वजह से धीरे धीरे ये नए नए रिलीजन्स जो है ये पॉपुलर होने लगते हैं आम लोगों में। इनकी जो प्रीचिंग की टेक्निक्स होती हैं ये पाली या प्राकृत भाषा में जो सामान्य तौर पर उपयोग करी जाती थी उसमें पढ़ाते थे, उसमें अपनी बात समझाते थे। तो सामान्य लोगों को ये बात बड़े अच्छे से समझ में आती थी। इसके साथ में आप देखिए मगध में एक बड़ा साम्राज्य शुरू हो रहा है। मगध जो है ये एरिया देख लीजिए आप, बिहार का पार्ट हो गया, उड़ीसा का पार्ट हो गया और उत्तर प्रदेश का पार्ट, इस तरीके से पूरे एरिया में धीरे धीरे एक बड़ा साम्राज्य कंसोलिडेट हो रहा था। उसी समय की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मौर्यस जो है ये अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं लगभग 4th सेंचुरी बीसी तक। तो हमने टाइमलाइन में देखे 6th सेंचुरी में क्या हुआ। 6th सेंचुरी में आपकी बुद्धिज्म और जैनिज्म आ गए। 4th सेंचुरी आते आते तक आप देख रहे हैं कि यहां पर मौर्यस का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है और उनमें एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही पॉपुलर किंग आता है जिसका नाम है अशोक। आपने पिक्चर देखी होगी शाहरुख खान की अशोक नाम से, वो इसी राजा के ऊपर बनी हुई है। ये अशोक जो है ये कलिंगी की लड़ाई के बाद बुद्धिज्म को अपना लेते हैं और इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो धीरे धीरे शुरू होती हैं, पैटर्नाइज करते हैं बुद्धिज्म को। और जब कोई राजा पैटर्नाइज करता है एक रिलीजन को तो उसको स्वाभाविक सी बात है फंड भी मिलेगा, उसके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और इस तरीके से यहां पर भी होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे ही इसको पैटर्नाइज करा जाता है, यहां पर फिर से सीधे हाथ पे देख लीजिए, ये बुद्धा की उस समय की सिचुएशन को दिखाने का प्रयास कर रहा है ये स्टैचू, जब बुद्धा ने खान पान त्याग करके निर्वाण की तलाश करना शुरू किया था। लेकिन जब वो बिल्कुल पतले हो गए, बिल्कुल कमजोर हो गए, लेकिन उनको सत्य की, ज्ञान की या निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई, तब उनको समझ में आया कि ये रास्ता नहीं है ज्ञान प्राप्त करने का। और बुद्धा उसी समय मध्यम मार्ग की बात करते हैं। मध्यम मार्ग की जो बात होती है बुद्धा से वो इसके बाद होती है, जब उनको समझ में आता है, रियलाइज होता है कि अगर हमें निर्वाण प्राप्त करना है, सत्य की खोज में जाना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसका मार्ग मध्यम है, ना तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम और ना बहुत ज्यादा ऐशो आराम से भरा हुआ। मध्यम मार्ग की बात बुद्धा यहीं पर करते हैं।
साथ में आप देखेंगे तो यक्षास की भी वर्शिप होने लगी थी, मदर गॉडेस के फॉर्म में आप देखेंगे तो यक्ष यक्षिणियों की पूजा भी होती थी। यह चीज पहले से होती आ रही थी, हिंदुइज्म में इसकी प्रैक्टिस थी, और यह चीज आप देखेंगे बुद्धिज्म में भी इनकलकेट करी जाती है और जैनिज्म में भी इनकलकेट करी जाएगी। यहां पर देखिए इस तरीके से कुछ यक्ष या यक्षिणियों को रिप्रेजेंट करा जाता था। ये परखम में देखने को मिलता है, ये यक्ष का एक स्टैचू। इसके आगे हम बात करें तो साथ में मौर्यास में मैंने आपको बताया कि अशोक ने पैटर्नाइज किया बुद्धिज्म को। जब अशोक बुद्धिज्म को पैटर्नाइज करेगा तो बुद्ध में स्तूप और विहार कंस्ट्रक्शन का बहुत ज्यादा चलन है। ऐसा माना जाता है, जो कि एग्जैजरेटेड फिगर भी लगता है, कि 84,000 स्तूपास बनवाए थे अशोक ने। एक इंपॉर्टेंट बात यह याद रखें कि अशोक ने जो स्तूप बनाए थे वो बनाए थे उन्होंने ईंटों के। इसके साथ में आप देखेंगे स्तूप के साथ जुड़ा हुआ एक और शब्द है विहार, इसके बारे में हम समझेंगे। स्टोन पिलर्स कंस्ट्रक्ट किए गए, रॉक कट केव्स बनाए गए। केव्स में आपने लोमस ऋषि का नाम सुना होगा, उसकी हम आर्किटेक्चरल डिजाइन की चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग पिलर्स बनाए गए हैं, रॉक कट स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। साथ में आप देखिए जो पिलर बनाने का जो सिस्टम है या जो कंस्ट्रक्शन का एक ट्रेडिशन है, वो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि एक्मेनियन एम्पायर है उससे लिया गया था। लेकिन जो दोनों के पिलर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क देखने मिलेगा आपको, मॉडर्न पिलर्स में और एक्मेनियन पिलर्स में। एक तरफ अगर मॉडर्न पिलर्स की बात करें तो वो सीधे रॉक कट होते थे। रॉक कट का मतलब एक पत्थर पे से उसको काट के बनाया जाता था। लेकिन एक्मेनियन जो पिलर्स होते थे उसमें ये इस तरीके से बना दिया एक दीवार, फिर उसके ऊपर एक और बना देंगे। इस तरीके से मसोनरी से ये पिलर्स बनाए जाते थे। यहां पर आप देखिए ये एक्मेनियन पिलर है, यहां पर देखिए ये पत्थर पे पत्थर है, ईंट पे ईंट रखी हुई आपको दिख रही है। लेकिन अगर आप अशोका का पिलर देखेंगे तो वो एक सिंगल रॉक कट पिलर होता है। ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों में। इवन दो जो ट्रेडिशन है वो दोनों में सेम है, कॉमन ट्रेडिशन है पिलर्स एस्टैब्लिश करने का, लेकिन जो बेसिक डिजाइन है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। स्टोन पिलर्स हमने बात की, अशोका ने एस्टैब्लिश किए, इरेक्ट किए। बात यहां पर यह आती है कि सिर्फ पिलर इरेक्ट करने तक की बात नहीं थी, उसके ऊपर अशोका ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन भी एनग्रेव कराए, जिनको आप एनग्रेविंग्स के नाम से जानते हैं। और 2020 में ऐसा सवाल आ भी चुका है, 2019 में ऐसा सवाल आ भी चुका है, जिसमें मैच द कॉलम में पूछा गया था कि कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह है और कौन सी जगह है अशोक के इंस्क्रिप्शंस की। तो ये दोनों चीजें पूछी जा चुकी हैं। आगे बढ़े हम तो हम ये भी देखते हैं कि यहां पर जितने भी पिलर्स बनाए गए थे उनके ऊपर एक कैपिटल या फिर एक जानवर के रूप में कैपिटल रखा गया था। उसको जो सबसे ऊपर रहता है पिलर के, उसको कैपिटल कहते हैं। या तो उसमें आपको बैल देखने मिलेगी, या फिर आपको लायन देखने मिलेगा, या फिर एलिफेंट। लायन मतलब बब्बर शेर देखने मिलेगा, या हाथी देखने मिलेगा। इसके साथ में आप देखिए बहुत ही बारीकी से इसको कार्व किया गया था, बहुत सुंदरता से कार्व किया गया था। ये सर्कुलर भी हो सकते हैं और स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकते हैं। साथ में ऊपर सुंदर सा एक लोटस जैसा बना था, उसके बारे में भी मैं आपको अभी पिक्चर के साथ में चर्चा करूंगा। अब इसके साथ आप देखिए कहां कहां पर आपको ये देखने मिलते हैं। आपको ये लौरिया नंदनगढ़ में देखने मिलेंगे, रामपुरमा में देखने मिलेंगे जो बिहार में है, और सन किसा और सारनाथ जो उत्तर प्रदेश में है वहां भी देखने मिलते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पॉपुलर जो है वो है सारनाथ का लॉयन कैपिटल, जो पिलर है उसके ऊपर लायन बना हुआ है, जिसको हमने अपना नेशनल एम्बलम भी माना है। तो मॉडर्न स्कल्पचर के ट्रेडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सारनाथ वाला। अब ये रहा पिक्चर, जरा आप इसको देखिए। ये जो है ये इन्वर्टेड लोटस दिख रहा है आपको। यहां देखिए ये जो एरिया है इसको आप कहते हैं अबैकस, और इस पे आपको ये जो चक्र दिख रहा है ये धर्म चक्र प्रवर्तन है। मतलब बुद्धा ने जब अपना पहला सरमन दिया था ना सारनाथ में, उस चीज को ये दिखाने की कोशिश करता है। पहले के समय क्या होता था, बुद्धा को एज अ पर्सन ना दिखा के सिंबल्स के तौर में दिखाया जाता था। लोटस हो सकता है या फिर इस तरीके से ये चक्र हो सकता है। उनकी जो लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जैसे बर्थ है या फिर डेथ, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, वो सारी चीजों को दिखाने का प्रयास किया जाता था सिंबल्स के फॉर्म में। और ये सिंबल है महापरिनिर्वाण का, जब बुद्धा अपना पहला सरमन देते हैं सारनाथ में। इसके साथ में आप देखिए कितने मस्कुलर तरीके से इन पैरों को दिखाया है। ये जो मेन है, ये जो बाल होते हैं शेर के, उसको मेन कहते हैं। मेन को भी काफी अच्छे तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी है। ये जो दांत है, ये जो विस्कर्स हैं, ये जो मूछें जैसी होती है विस्कर्स, ये देखिए आप, जबान को देखिए आप, दांत देखिए, बहुत बारीकी से इसको बनाया गया है। तो ये बारीकी और ये जो पॉलिश है इसकी भी बहुत तारीफ करी जाती है। आप देखिए ये शाइनी सरफेस जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि इस पे अच्छी खासी पॉलिश करी गई है।
तो इतनी इंटीग्रेट और इतनी एक्सपर्ट डिजाइन, इतनी गजब की कार्विंग यहां पर आपको देखने मिलती है। और ये आपका सारनाथ में देखने मिलता है, जो आपका लायन कैपिटल है। उसके साथ में रामपुरवा में देखेंगे आप तो बुल कैपिटल मिलता है, जो बिहार में है। यहां पर भी आप देखिए तो ये जो सरफेस है पूरा कार्व्ड है, बहुत ज्यादा शाइनी है। और इसके साथ आप देख रहे हैं पूरा लाइफ लाइक एनिमल दिख रहा है, कोई भी एस्पेक्ट को मिस नहीं किया गया है। यहां पर भी आपको लोटस देखने को मिलता है, इन्वर्टेड बेल लोटस। आगे देखें तो आगे हम बात करते हैं अपने नेशनल एम्बलम की। यहां पर आप देखिए जो नेशनल एम्बलम है उसमें जैसा कि मैंने बताया कि जो लॉयन है उनके फिगर्स को बहुत ही गजब के तरीके से, बहुत ही बारीकी से दिखाने का कोशिश किया है। उनके मसल्स को बहुत अच्छे से दिखाया है और जो कंप्लीट एग्जीक्यूशन है उसको बनाने का जो पूरा प्रोसेस है उसको काफी अच्छे तरीके से किया है। नीचे जो सर्कल था जरा फिर से देख लीजिए, यहां देखिए यहां पर बुल भी देखने मिलेगा, हॉर्स देखने मिलेगा, बुल, हॉर्स, उसके साथ आप देखेंगे तो एलिफेंट भी मिलेगा और लायन भी आपको देखने मिलता है। ये सारी चीजें देखने मिलती हैं। तो ये हमारे लायन एम्बलम का बात हो गया, जो नेशनल एम्बलम है उसकी बात कर ली। इसके साथ में जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक सर्कल, एक चक्र है जिसको हम अशोक चक्र के नाम से जानते हैं, लेकिन वो जो चक्र है जिसमें 24 स्कोप है वो धर्म चक्र परिवर्तन की बात करता है। जो किस तरीके से धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था जब फर्स्ट सरमन दिया था, प्रवर्तन में पहला सरमन जब बुद्धा देते हैं उसकी बात करी जाती है। इसके अलावा आपको मैंने अभी तक बताया कि हां पिलर्स हो गए। अब पिलर्स के बाद हम बात करेंगे कुछ स्कल्पचर्स की। तो स्कल्पचर्स में हम बात करने वाले हैं यक्ष और यक्षिणी की, जिनके हमें फिगर्स मिलते हैं, एनिमल्स के फिगर मिलते हैं हमें। हम पिलर्स की बात कर चुके हैं, अब हम शुरू करते हैं हमारे यक्ष और यक्षिणी की चर्चा और रॉक कट केव्स की चर्चा। ये जो शुरुआत होती है ये 3rd सेंचुरी से ये शुरू हो जाता है। जैसे आप देखेंगे 6th सेंचुरी में बुद्धिज्म, जैनिज्म, 4th सेंचुरी में मौर्यन एम्पायर अपनी पकड़ बनाता है और उसके बाद 3rd सेंचुरी आते आते तक यक्ष, यक्षिणी और रॉक कट केव्स बनने लगते हैं। तो यहां पर आप देखिए ये यक्ष की जो वर्शिप है वो मैंने आपको बताया था किस तरीके से बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी इनकी वर्शिप इंपॉर्टेंट हो जाती है। यक्ष और यक्षिणी आपको विदिशा, मथुरा, पटना ऐसी जगहों पर देखने मिलते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो सरफेस होता है वो बहुत ज्यादा पॉलिश्ड होता है, बहुत ज्यादा अच्छी फिनिश देखने मिलती है यक्ष और यक्षिणी के सरफेसेस पे। यहां पर इस फिगर को आप देखिए सीधे हाथ पे, यहां आपको देखने मिलेगा दीदारगंज में ये यक्षी का एक स्टैचू है। इस स्टैचू में आप देखेंगे पॉलिश किस तरीके से इसको ह्यूमन फिजिक को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही क्लियरली डिपिक्ट करा गया है। इसके अलावा टेराकोटा के भी फिगर्स आपको देखने मिलते हैं। जैसे धौली उड़ीसा में आपको देखने मिलता है एक एलिफेंट का फिगर, जिसमें लीनियर और सर्कुलर जो मॉडलिंग का तरीका होता है उसको बहुत अच्छे से दिखाया है, काफी रिदमिक तरीके से दिखाया है, जो कि एक नायाब नमूना है अशोका के रॉक एडिक्ट का। ये यहां पर आपको रॉक एडिक्ट भी मिलते हैं धौली में। और ये देखिए ये एलिफेंट है, ये आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। ये देखिए इस तरीके से ये एलिफेंट को कार्व किया गया है। आगे बढ़े तो हम बात करते हैं कुछ रॉक कट केव्स की, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण केव जो है वो है 12 हिल्स में बना हुआ गया के पास लोमस ऋषि केव। ये लोमस ऋषि केव जो है वो अंदर से रेक्टेंगुलर है और एंड में एक सर्कुलर चैत्य है। इसके साथ एक और बात ये देखेंगे कि जो एंट्रेंस बनी है ना दीवार पे, ये एंट्रेंस साइड वॉल पे यहां पर बनी है एंट्रेंस, और इस एंट्रेंस पे आप देखिए बहुत अच्छे से हाथी और बाकी की नक्काशियां भी करी गई हैं। तो हाथी बने हैं, बाकी की नक्काशियां भी की गई हैं। और इसके अंदर जो है ये पूरा जो है ये आपको देखने मिलेगा कैसा रेक्टेंगल फॉर्म में है, और इसका जो रूफ है वो सेमी सर्कल के फॉर्म में है। साथ में इंटीरियर भी इसका पॉलिश किया गया है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो अशोक हैं उन्होंने आजीविका एक सेक्ट होता है, उनको ये जो केव है ये डोनेट किया था। यहां पर ध्यान से देखिए आप, ये जो पूरा एरिया है ये रेक्टेंगल में है, ऊपर जो इसकी सीलिंग है वो सेमी सर्कुलर फॉर्म में बना दी है और एंट्रेंस साइड से है। इसमें सरफेस देखेंगे आप काफी पॉलिश्ड है, और जो मैंने आपको बताया था लोमस ऋषि के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा आप देखें तो सिर्फ जैन और बुद्धिज्म के लिए नहीं, जो ब्राह्मणिकल गॉड्स हैं उनके लिए भी आप देखेंगे बहुत सारे स्कल्पचरल रिप्रेजेंटेशंस होते थे। जिसमें हम बात करें अगर कुछ रेलिक्स ऑफ बुद्धा की, तो बुद्धा के जो रेलिक्स हैं, जो अवशेष हैं, जैसे बुद्धा के दांत हैं, हड्डियां हैं, इस तरीके से जो अवशेष होते हैं वो भी बहुत सारी जगहों पर मिलते हैं। और उन जगहों पर जहां पर भी बुद्धा के अवशेष मिलते हैं वहां पर एक स्तूप बना दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे तो राजगृह है, वैशाली है, ये महत्वपूर्ण जगह हैं जो बुद्ध के जीवन से भी जुड़ी हुई है। वेथा दीपा है, पावा हो गया, अलकप्पा हो गया,
कपिलवस्तु है, रामग्राम है, कुशीनगर, पीपलवेना, नेपाल में जो रामग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, लुम्बिनी के पास में, या आपने देखा भी होगा, मैप में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके साथ में जो रेलिक्स की बात कर रहा था वो हम इंडिया में भी बहुत जगह देखने मिलते हैं, चाहे आप भरूच की बात करें या फिर अवंती की बात करें या गांधार की बात करें, बहुत सारी जगह पर आपको देखने मिलते हैं, चाहे ईस्ट हो वेस्ट हो, हर जगह पर आपको रेलिक्स के ऊपर स्तूप बने दिखते हैं। यहां से बात आती है आपके स्तूप, चैत्य और विहार की, इनमें क्या फर्क है इसकी चर्चा आती है। तो जो स्तूप है या जो विहार और चैत्य हैं जो केव में बनाए जाते थे, वो सिर्फ जैन्स के लिए या बुद्ध के लिए नहीं बनाए जाते थे, दोनों के लिए बनाए जाते थे। लेकिन जो नंबर ऑफ केव्स बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए बनाए गए वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दी जैन मॉन्क्स। इसमें एक एग्जांपल है, जैसे 3rd सेंचुरी बीसी में बनाया गया था बैरत राजस्थान में एक स्तूप, उसी तरीके से बहुत ही गजब का और बहुत ही बड़ा स्तूप सांची में भी आपको देखने मिलता है, जिसको अशोक के द्वारा ईंटों का बनाया गया था। लेकिन उसके बाद में जो आगे आने वाले राजा थे उन्होंने उसको पत्थर का बनाया, उसके बाद उसकी जो तोरण है या फिर जो आउटसाइड बाउंड्री है उन सबको बनाने का काम किया। यहां पर देखिए ये जो है इस तरीके से स्तूप का डिजाइन होता है, ये बैरत राजस्थान का स्तूप का पिक्चर है। इवन तो मुझे लगता है टाइम के साथ डैमेज हो जाते हैं, इसीलिए इतने प्रॉपर हमें समझ में नहीं आ पाते, लेकिन सिनेरियो जो बेसिक डिजाइन है वो स्तूप की ऐसी रहती है। सांची वाले में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। अब बात आती है स्तूप तो बन गए, स्तूप जो बन रहे थे सिर्फ राजा के द्वारा बनाए जा रहे थे क्या? अशोक ने पैसे दिए, स्तूप बन गया। लेकिन जो बुद्धिज्म है उसको सिर्फ राजा फॉलो नहीं कर रहा है, बड़े बड़े जो हाउस होल्ड हैं, वेल्दी हाउस होल्ड हैं, बहुत बड़े बड़े जो गिल्ड हैं ट्रेडर्स के, वो भी फॉलो कर रहे हैं। और इस वजह से उनको रॉयल पैट्रोनेज मिलने के अलावा आप देखेंगे गृहपति जो कि वेल्दी हाउस होल्ड होते हैं, जो अलग अलग छोटे छोटे राजा होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं डोनेशंस देते हैं, पैसे देते हैं। और जब वो पैसे देंगे, डोनेशंस देंगे, तो उससे क्या होने वाला है, वो कहीं ना कहीं अपना नाम भी लिखवा देते थे कि इतना हिस्सा हमारे द्वारा बनाया गया है, इस तरीके से। इसके अलावा जो लोग बना रहे थे उस चीज को, जो भी काम करने वाले लोग हैं उसमें, वो आर्टिसंस भी अपना नाम दिया करते थे। जैसे आप देखेंगे कान्हा का नाम आप देखेंगे पीतलखोरा में, या फिर बालका का आप नाम देखेंगे कोंडाने केव्स में, जो महाराष्ट्र में आपको देखने मिलते हैं। इसी तरीके से चाहे जो पत्थर को शेप देने का काम हो, या फिर काम हो सोने का, या फिर काम हो पॉलिशिंग का, स्टोन को, कारपेंटरी का काम हो, इन सब के भी नाम आपको इंस्क्रिप्शंस में मेंशन दिखते हैं। तो इसके आगे हम बात करें अब एक यूपीएससी के मेंस पर्सपेक्टिव से कि किस तरीके का अप्रोच रखना है हमें और किस तरीके से हमें ये बारीकियां जानने की जरूरत है आंसर लिखने के लिए। सबसे पहले मैंने आपसे लॉयन कैपिटल की बात की थी, जो सारनाथ में मिलता है वाराणसी के पास। ये जो लॉयन कैपिटल है, इसकी खासियत है अगर हम देखें तो एक चक्र होता है इसमें, जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन को दिखाने का प्रयास करता है, ये वाला चक्र। इसके साथ में हमने आपको ये भी बताया था कि इसमें जो जानवर है, चाहे बुल की बात करें, एलिफेंट, हॉर्स और लायन, ये चारों आपको देखने मिलेंगे। सबसे नीचे एक शाफ्ट होने वाली है, शाफ्ट के ऊपर आप देखते हैं तो लोटस बेल है, ये लोटस बेल का बेस है, ये देखिए। फिर उसके बाद एक ड्रम होगा, ड्रम के ऊपर आप देखते हैं ये जो 4 शेर हैं, ये 4 हैं, 1 2 3 और एक पीछे 4 शेर आपको देखने मिलते हैं। ये जो धर्म चक्र है ये दिखाने का प्रयास करता है कि किस तरीके से ये चीजें चलती हैं, ये लाइफ एंड बर्थ का जो साइकिल है वो कैसे चलता है उसको डिपिक्ट करते हैं। ये पिलर के सबसे ऊपर आपको देखने मिलता है। आगे देखें तो आगे आपको एक और बात समझने की जरूरत है कि यही जो एम्बलम है इसको हमने इंडिपेंडेंस के बाद नेशनल एम्बलम के तौर पे एक्सेप्ट किया है और अडॉप्ट किया है। 4 लाइन जो सर्कुलर अबैकस पे है उनको ही हमने एक्सेप्ट किया है एज अ नेशनल एम्बलम। इसमें जो फेशियल मैस्कुलिनिटी है लाइंस की वो भी बहुत अच्छे से डिपिक्ट की है। इनवर्स लाइंस देखने मिलती है लिप्स में, मतलब जो चेहरे के एक्सप्रेशन है उस पर भी बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है। देखने से ऐसा लगता है कि जैसे जो लायन है, जो शेर है, उन्होंने अपनी सांस रोक के रखी है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लुक जो आता है उनकी बॉडी का या उनके फेस का वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो उनका सरफेस है वो बहुत अच्छे से पॉलिश्ड है, जो कि मौर्यन एम्पायर का, मौर्यन पीरियड का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि मौर्यंस के टाइम पे जो भी स्कल्पचर बनते थे वो काफी अच्छे से पेंटेड होते थे, शाइनी टेक्सचर होता था उनका। इसके साथ में हर जगह ऐसे 4 चक्र बने हैं और 4 चक्रों के बीच में 4 जानवर हैं। इवन दो ये जो चक्र हैं इनके बीच में कम जगह है, उसके बाद भी जो जानवर हैं वो एक 3D इफेक्ट देने का प्रयास करते हैं। मतलब जो बनाया गया था आर्टिसन के द्वारा वो काफी बारीकी से और काफी अच्छे तरीके से बनाया गया था। ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं
इस पर्टिकुलर लायन के कैपिटल से। बात करें हम जो लोटस के पेटल्स हैं, इनको भी बहुत ज्यादा बारीकी से और दिमाग में इनकी डेंसिटी को किस तरीके से दिखाना है वो उसको रखते हुए बनाया गया है। एक ऐसा ही मिलता जुलता जो लायन कैपिटल है वो सारनाथ के अलावा सांची में भी देखने को मिलता है, लेकिन सांची वाला भी जो है वो काफी डैमेज स्थिति में था और उसको कहीं भी संभाल के किसी म्यूजियम में रखा गया होगा। इसके बाद हम बात कर लें अब दीदारगंज की यक्षिणी की। यहां पर यक्षिणी की जो साइज है वो लाइफ साइज है, लाइफ साइज यक्षिणी है, आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड। इसको पटना के म्यूजियम में रखा गया है। पहले आप देखिए जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा पॉलिश्ड है, फ्री स्टैंडिंग है, ये मतलब ये किसी सपोर्ट से नहीं स्टैंड है कर रही है, ये फ्री स्टैंडिंग है, आगे और पीछे से आपको देखने मिल रहा है। साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे से हम चले तो नीचे जो पैर हैं, पैरों में ये जो ऑर्नामेंट पहने गए हैं वो बहुत अच्छे से डिपिक्ट किए हैं, जो गले में ऑर्नामेंट है वो अच्छे से डिपिक्ट किए हैं। हाथ में जो हवा करने के लिए आप यूज करते हैं, चौरी कहते हैं जिसको, फ्लाई विस्क कहते हैं जिसको, वो भी अच्छे से देखने मिल रही है। बाल किस तरीके से बंधे हैं, इसकी बेली जो है वो अलग से दिख रही है, मतलब ये फैट है, बेली जो है उसमें दिखने को मिल रहा है अलग से, कपड़ा टाइट है और जो फैट है अलग से दिख रहा है। कपड़े में जो सिलवटें हैं वो भी बहुत अच्छे से दिखाने का प्रयास किया गया है, मतलब बहुत ही सेंसिटिव तरीके से दिखाया गया है। फेस में आप देखेंगे तो चीक्स हैं जो वो फ्लैशी चीक्स हैं, नाक इसकी तोड़ दी गई है। उसके बाद भी आप आंखों के फीचर्स देखिए, नाक के फीचर्स देखिए, लिप्स को देखिए, ईयर्स को देखिए, बहुत अच्छे तरीके से डिपिक्ट करने का प्रयास किया है। नेकलेस की हम बात कर चुके हैं, हम पूरी बॉडी की बात कर चुके हैं और कपड़े इस तरीके से दिखाए हैं ताकि वो एक ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में कपड़ों की जो डिजाइन है, जो सिलवटें हैं, उसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया, जो ड्रोल होता है कपड़ों का वो भी बहुत अच्छा है। बेली जो है वो बल्जिंग आउट है। पीछे से मैंने आपको अभी दिखाया था कि आप देखें टॉर्सो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, इसको टॉर्सो कहते हैं, टॉर्सो क्लियरली दिख रहा है, पीछे कोई कपड़ा नहीं है, यह भी आपको देखने मिल रहा है। उसके अलावा बक्सम दिखाने का प्रयास किया है, मस्कुलर दिखाने का प्रयास किया, जो बॉडी है वो उसको बहुत ही क्लियरली डिपिक्ट करने का प्रयास किया गया है। तो यहां पर हमने टॉर्सो की भी बात कर ली। इसके अलावा आप देखेंगे एक नॉट है बालों की, ये देखिए बालों को नॉट बनाया गया है। अब मैं इतनी बारीकी से इसीलिए बता रहा हूं, हो सकता है आपसे ऐसे सवाल पूछे जाए और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको देखनी है। इस फिगर में जो ड्रेपरी है वो दोनों पैरों को कवर कर रही है, ये भी हमने देख लिया है। अब चर्चा करें हम स्तूप के बारे में। स्तूप क्या है? तो जहां पर भी रेलिक्स होते थे उन सारे रेलिक्स को रख के उसके ऊपर एक स्तूप बना दिया जाता था। अब स्तूप क्या है? एक बड़ी सी इस तरीके का अंडे आकार की एक बिल्डिंग होती थी, उसको स्तूप कहते थे, जिसमें कोई भी एक रेलिक को रख के ऐसे बना दिया जाता है। इसको अलग अलग समय में आप देखेंगे अलग अलग लोगों ने पैटर्नाइज किया, चाहे वो ट्रेडर गिल्ड्स है या फिर जो वेल्दी फैमिलीज है जिनको गृहपति कहते हैं वो हो, या फिर किंग्स है, या फिर एम्पायर खुद हो सकता है। स्तूप की डिजाइन के बारे में हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि पहले समय सिर्फ एक अंडे जैसा बना दिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है अलग अलग राजा उसको पैटर्नाइज करके अपने हिसाब से चेंजेस करते हैं, क्योंकि चेंज करने की बहुत गुंजाइश थी, बहुत जगह थी, इसीलिए बहुत सारी नई नई चीजें भी ऐड करी जाती हैं। जैसे कि आप देखेंगे स्तूप में ये जो अंडा है इसको बनाया गया। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो ये स्पायर है, ये छत्र स्पायर, इसको आप छत्र कहते हैं। छत्र हो गया, छतरी है छत्र, फिर ये हर्मिका बन गई छत्र को सराउंड करने की, ये अंडा है। फिर उसके बाद ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री की जो एंट्री है, इसको आप कहते हैं तोरण। तोरण के चारों तरफ ये जैसे मान के चलिए टॉप व्यू से ये आपका स्तूप है, ये तोरण के चारों तरफ इस तरीके से दरवाजे बना दिए, ये दरवाजे हो गए तोरण, और ये जो एरिया है ये आपकी एनक्लोज्ड वॉल है, और ये हो गई मेधी। मेधी के चारों तरफ आप चक्कर मार सकते हैं और यहां पर भी आप चक्कर मार सकते हैं। ये सांची के स्तूप की बात मैं कर रहा हूं। इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए। कभी कभी स्तूपा के आर्किटेक्चर के बारे में और स्तूपा के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। छत्र, हर्मिका, अंडा, तोरण, मेधी और एक एनक्लोजर वॉल जिसको प्रदक्षिणा पथ भी कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ और एरिया फॉर सर्कम एम्बुलेशन। तो स्तूपा की अगर मैं बात कर रहा था तो आप देखिए किस तरीके से जो हिस्टोरियलाइजेशन है उसके लिए इवेंट्स को दिखाना शुरू कर दिया गया स्तूपा में। अब जरा फिर से हम वापस चलते हैं इस वाले पिक्चर पे। यहां पर आप देखिए जो ड्राइंग्स बनी है ना, बहुत बारीक बारीक इंटीग्रेट, ये जो एनग्रेविंग्स हैं, ये बुद्धा की लाइफ से जो स्टोरीज को लेते हैं उसको पिक्चर के फॉर्म में नरेट करने का प्रयास किया है, और जो जातक स्टोरीज कहते हैं उनको, वो जातक स्टोरीज आपको यहां देखने मिलती है। तो बुद्धा की लाइफ से भी स्टोरीज को उठा के नरेट करा जाता है पिक्चर्स के फॉर्म में, ये जो एनग्रेविंग्स है इसके फॉर्म में।
और ये आपको हर जगह स्तूप में मिलेंगे। बाद में जो पेट्रोनाइज करने आते हैं वो लोग इस तरीके की स्टोरीज को बनाकर नरेट करते हैं। अब वो स्टोरीज भी हो सकती हैं या जो मेजर इवेंट्स होती हैं बुद्धा की लाइफ में वो भी हो सकती हैं, जैसे कि बर्थ है, रेनाउंसिएशन है, एनलाइटनमेंट है, धर्मचक्र प्रवर्तन है, या फिर महापरिनिर्वाण, जिसमें जब वो लिबरेट हो जाते हैं लाइफ और बर्थ एंड डेथ की जो साइकिल होती है उससे लिबरेट हो जाते हैं। तो बुद्धा की डेथ को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ऐसी चीजों को, ऐसी इवेंट्स को भी डिपिक्ट किया गया है जो स्तूपा है उसके आसपास, या फिर जो जातक स्टोरीज हैं उनको भी रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें जातकों के नाम थोड़ा सा याद रख लें। छदंत जातक है, वीरू पंडिता जातक है, रुरु जातक, सिबी जातक, बिसंतारा जातक और श्यामा जातक। तो ये सारी जो जातक है इन सबको आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं आपसे पूछी जा सकती है। तो यहां पर हमारी चर्चा समाप्त होती है। वीडियो को पॉज करें और इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने जवाब बना लिया होगा। सवाल है, पूछा जा रहा है इसमें स्तूपा के बारे में। तो स्तूपा के बारे में यह पूछा जा रहा है कि सर्कुलर टेरेस होता है, इसमें एक हेमिस्फेरिस स्ट्रक्चर होगा, हेमिस्फेरिकल, उसके ऊपर एक सर्कुलर टेरेस होगा। इसके साथ यह भी पूछा जा रहा है कि जो मॉडर्न एज है इसमें कंस्ट्रक्शन जो हुआ था स्तूपा का वो ईंटों से हुआ था, ईंटों के द्वारा बनाया गया था स्तूपा को। इस चीज को आपसे पूछा जा रहा है। ये दोनों चीजें आपको पता है और आपको यहां पर क्या ढूंढ के निकालना है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है तो आपका आंसर हो जाता है सी फॉर कैट, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ऊपर छत्र होता है, छत्र के साथ क्या होता है, हर्मिका होती है। तो हर्मिका आपको देखने मिलेगी, एक सर्कुलर टेरेस देखने मिलेगा, साथ में जो मॉडर्न टाइम है मतलब अशोक के समय में इसको ब्रिक्स से बनाया गया था। तो यहां आंसर है सी फॉर कैट और यहां पर हमारी चर्चा समाप्त होती है। आज हमने चैप्टर नंबर 3 देख लिया है। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।